मैं विमित, सहायक आचार्य इतिहास, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर के एक टॉपिक जो आपकी पश्चिमी संसार का इतिहास बुक है, मध्य 15वीं सदी से 1848 ईस्वी का जो पहला टॉपिक है सामंतवाद का उदय और पतन, उसमें एक पॉइंट सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। सामंतवाद का अर्थ, परिचय, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामंतवाद, जिसे फ्यूडलिज्म अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हम। फ्यूडलिज्म में जो फ्यूड शब्द है वो क्या है? फ्यूड उस क्षेत्र या जमीन को कहते हैं जिस पर किसान खेती करता था और उसकी उपज का एक हिस्सा निश्चित शुल्क के रूप में उस जमीन के मालिक को दिया जाता था। उस जमीन का मालिक होता था फ्यूडल लॉर्ड, जिसे हम सामंत कहते हैं। यानी फ्यूड वह क्षेत्र या जमीन है जो कि सामंत के अधिकार में थी, यानी जिसका मालिक सामंत होता था, फ्यूडल लॉर्ड होता था, और इस जमीन पर खेती करता था किसान, और किसान इस जमीन पर खेती करके जो उपज होती थी उसका एक निश्चित भाग शुल्क के रूप में सामंत को प्रदान करता था। यह जो व्यवस्था थी यह सामंत तंत्र कहलाती थी। यह मध्यकालीन यूरोप की प्रशासकीय प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था थी। मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था इसी सामंतवादी व्यवस्था पर टिकी हुई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सामंती व्यवस्था थी इसमें श्रेणी व्यवस्था क्या थी। तो जो संपूर्ण भूमि थी राज्य की, उस भूमि का कानूनी रूप से मालिक या स्वामी माना जाता था राजा को। राजा शीर्ष स्थान पर होता था। राजा के नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे। ये सामंत राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति की भावना रखते थे। जब कभी राजा को जरूरत होती तो राजा की रक्षा के लिए अपनी सेना भी भेजते थे। और सामंतों के नीचे होते थे किसान, जो कि उस जमीन पर खेती करते थे। अब राजा जो है वो अपनी भूमि या तो सामंत को देता था, बदले में सामंत राजा को राजस्व अदा करते थे, और वे इस भूमि को बेच नहीं सकते थे। साथ ही इस भूमि पर स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की रक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था व कृषि की समुचित व्यवस्था करने का कार्य भी सामंत का ही होता था। दूसरा, राजा अपनी भूमि सैन्य सेवा के बदले सैनिक को प्रदान करता था। इस भूमि को फीफ कहा जाता था, या फिर राजा इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में किसी को भूमि दे सकता था, या फिर राजा के द्वारा अपने अफसरों को नकद वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। अब हम पढ़ते हैं सामंतवाद का उदय कैसे हुआ। हम जानते हैं कि चीन के हान वंशी शासकों ने मध्य एशिया से हुणों को मार भगाया, हुणों पर आक्रमण किया। हुण वहां से भाग गए और हुणों ने आक्रमण किया जर्मन कबीलों पर, जो उत्तरी सागर से कृष्ण सागर के क्षेत्र में रहते थे। ये रोमन साम्राज्य की सीमा पर स्थित थे। जब हुणों ने इन जर्मन कबीलों पर आक्रमण किया, इन जर्मन कबीलों को गौथ या ट्यूटन कहते थे। जब हुणों ने इन पर आक्रमण किया तो ये जर्मन कबीले भागकर आ गए रोमन साम्राज्य में, और रोमन साम्राज्य में आने के बाद
रोमन सम्राट ने इन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया और बदले में कहा कि आपको हमारे सैनिक बनकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में रोमन अधिकारियों के दुर्व्यवहार की वजह से इन जर्मन कबीलों ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से इटली की जो आम जनता थी, रोमन साम्राज्य की जो आम जनता थी, उसने असुरक्षा महसूस की और उसने अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली वर्ग से समझौता किया और यही वर्ग आगे चलकर सामंतवाद का आधार बन गया था। इस तरह से 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो पूरे यूरोप में फैली हुई थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सामंतवाद जो है वो जर्मन कबीलों की वजह से कैसे यूरोप के अलग अलग खंडों में फैला। तो हमें पता है कि सामंतवाद का केंद्र कैरोलिगियन साम्राज्य में था। यहाँ से ये पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्य भागों में भी फैल गया था। हम जानते हैं कि जर्मन कबीलों ने विद्रोह कर दिया था। जर्मन कबीले भी कई थे, जैसे विसिगोथ या पश्चिमी गोथ जो जर्मन कबीला था, और विसिगोथ या पश्चिमी गोथ जर्मन कबीले ने 4वीं शताब्दी के अंतिम काल में रोमन साम्राज्य में प्रवेश किया था। और जब इनके साथ रोमन अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और इन्होंने विद्रोह करके 378 ईस्वी में जो एड्रियानोपल का युद्ध हुआ था उसमें रोमनों को बुरी तरह से हरा दिया। फिर 410 ईस्वी में इन्होंने रोम पर अधिकार कर लिया और उसके बाद इन्होंने दक्षिणी फ्रांस और स्पेन जैसे क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। अब ये जर्मन कबीले भी कई थे और इनकी भी आपस में लड़ाई होती रहती थी। 455 ईस्वी में जो वांडाल जर्मन कबीला था जो कि स्पेन में था, उसकी विसिगोथों से लड़ाई हुई थी और इसने रोम को भी लूटा था वांडाल ने। 476 ईस्वी में एक अन्य जर्मन सेनापति ओडोआचार ने रोमन सम्राट को हराकर खुद रोम का शासक बन गया था। 500 ईस्वी के आसपास पूर्वी गोथ या ओस्ट्रोगोथ जो थे उन्होंने रोमन सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और इस तरह से 9वीं 10वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो जो नॉर्थमैन थे स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र जो आजकल का नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क का क्षेत्र है उनको कहते थे, उनमें जो नॉर्थमैन थे इन लोगों ने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस के नॉर्मन प्रदेश, फिनलैंड आदि क्षेत्रों को जीत लिया था। फिर एक जर्मन कबीला था फ्रैंक जो प्रगतिशील जर्मन कबीला था। इसके नेता क्लोविस ने संपूर्ण गाल क्षेत्र जो कि फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी था उस पर अधिकार कर लिया था। क्लोविस के बाद इसके उत्तराधिकारी आए जो कमज़ोर थे। इन कमज़ोर उत्तराधिकारियों के समय में इनके एक अधिकारी पेपिन ने सत्ता हथिया ली। पेपिन के बेटे सालमैन ने भी 768 ईस्वी से 814 ईस्वी तक शासन किया और सालमैन के समय में काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था इनका, इसलिए सालमैन ने बड़े बड़े भूमिखंड जिन्हें काउंटी डची या मार्क्स कहा जाता था, इनको शासकों में यानी एक तरह से सामंतवादी व्यवस्था शुरू करके उसे बांट दिया और इन शासकों को कहा गया काउंट ड्यूक या मार्क्विस। इस तरह से सामंतवादी व्यवस्था की एक नींव पड़ गई थी। और सामंतवादी जो व्यवस्था थी इसमें सामंत को राजा के प्रति स्वामी भक्ति भी दर्शानी पड़ती थी, उसके लिए समय समय पर सैनिक सहायता भी देनी पड़ती थी। पहले सामंत व्यवस्था केवल आजीवन शुरू की गई थी, लेकिन बाद में यह वंशानुगत हो गई थी और वंशानुगत होने की वजह से अब जब सामंत की मृत्यु हो जाती थी तो उसके उत्तराधिकारी के पास वो सामंत की जो ज़मीन होती थी वो चली जाती थी। उत्तराधिकारी सबसे पहले राजा के राज दरबार में उपस्थित होकर अपनी भेंट या नज़र उन्हें पेश करता था, उनके प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शाता था। वासल या अनुचर क्या है? वासल या अनुचर का मतलब था कि अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत लड़ने वाले व्यवसायी व्यक्ति को वासल या अनुचर कहते थे। ये घुड़सवार सैनिक होते थे और इनके पास कुछ ज़मीनें होती थी जिनसे ये अपने घोड़े का भी खर्चा निकालते थे और अपना अन्य खर्चा भी निकालते थे। ये एक सम्मानजनक संबंधों की व्यवस्था थी। धन्यवाद।